हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, हम 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं हमारे, वो हम सभी करने लग रहे हैं। और ये सभी क्या है, हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू रहेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज है ये। ठीक है, यानी हर रोज़ एक मैं क्वेश्चन पेपर आपको करवाती हूँ। तो आज जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हम, और ये हमारी आज 37वीं क्लास रहेगी भाई। और मैं आपको 2024 तक के यूजीसी नेट के पेपर करवाऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई अपना इस क्लास का। ईशा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। क्या भाई, जो ईशा की शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा, तो पहली शताब्दी में, छठी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी में क्या है भाई, अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था भाई। ठीक है, पहले जो भाई भाषा विज्ञान की दृष्टि में से क्या था, अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था थी। कौन सी थी? अंतिम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, और यह प्राकृत और आधुनिक भाषा की बीच की स्थिति है। क्या भाई, प्राकृत, ठीक है, फिर अपभ्रंश, ठीक है, फिर आधुनिक भाषा, इनके बीच की कड़ी कौन मानी जाती है? अपभ्रंश मानी जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। जो पुरुष परीक्षा है वो किस कवि की रचना है, ये हमें बताना है। तो ज्योतिषवर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की, आचार्य देवसेन की है। तो विद्यापति की ये रचना रहेगी पुरुष परीक्षा भाई। कौन सी? पुरुष परीक्षा। और भाई इसकी विद्यापति की कीर्तिलता, ठीक है, कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्ति पताका, और क्या भी, पदावली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रहेगी विद्यापति की। ठीक है, और ज्योतिषवर ठाकुर की कौन सी रचना है? वरुण रत्नाकर। देवसेन की कौन सी है? सावका-चार भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासव को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। ठीक है, जिसने भाई पृथ्वीराज रासव को अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है, वो कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ये भी अप्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर बुलर ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, और अप्रमाणिक मानने वालों में भाई देखो कौन कौन से बता दिए मैंने। रामचंद्र शुक्ल बता दिए हैं, गौरीशंकर हीरानंद ओझा बता दिए हैं, ठीक है, डॉक्टर बुलर है, ठीक है, और वही जो मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या जी है, इन्होंने अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है। इन्होंने क्या माना है? प्रमाणिक माना है। क्या माना है? प्रमाणिक माना है। आप सभी को पता है जो भी पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, इसको भाई कई लेखकों ने अप्रमाणिक, आलोचकों ने अप्रमाणिक माना है, किन्होंने प्रमाणिक माना है, किन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, और भाई मैंने जो हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन वाली क्लासेज जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसमें मैंने अच्छी डिटेल से आपको ये बताया हुआ है भाई, किसने तो अर्ध प्रमाणिक माना है, किसने प्रमाणिक माना है, और किसने अप्रमाणिक माना है। तो प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना भाई। और प्रमाणिक किस किसने माना है, तो किस किस ने माना भाई? सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या ने, ठीक है, इन्होंने क्या माना है? ये प्रमाणिक ग्रंथ माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, और आपको सभी को पता, जो पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की। ठीक है, चंद्र बरदाई की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, मोरा जोबना नवेला रा भयो है गुलाल। क्या भी? मोरा जोबना नवेला रा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी बख्श मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये हमें बताना है।
तो धर्मदास अमीर खुसरो है, दरिया साहब यारी साहब है। तो अमीर खुसरो जी इन काव्य पंक्तियों के रचयिता रहेंगी। मोरा जोगना नवेरा रा भयो है गुलाल भाई। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। जो मीराबाई जी है उनकी उपासना किस प्रकार की थी ये हमें बताना है। दास्य थी, सख्य थी, माधुर्य थी, वात्सल्य थी। ठीक है, तो माधुर्य भाव की उपासना भाई मीराबाई करती थी, क्योंकि मीराबाई जो है कृष्ण को क्या मानती थी, अपने पति के रूप में मानती थी। और जितने भी कृष्ण काव्य के कवि हुए हैं उन्होंने भाई जो कृष्ण की या कृष्ण की उपासना की, किसी ने दास्य से की है, किसी ने सख्य से की है, किसी ने वात्सल्य भाव से की है। अगला क्वेश्चन है छठा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी में से उनका अभिप्राय क्या है। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जो कबीर हैं उन्होंने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी का क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। तो सद्दुकड़ी भाषा है उसको भाई ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली कहते हैं, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली कहते हैं, या राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली कहते हैं। 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा को कहते हैं इसको। तो 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा को क्या कहेंगे, पंचमेल खिचड़ी। और ये भी कबीर की भाषा को ही कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, और जो सद्दुकड़ी है वो भी राजस्थानी प्लस पंजाबी मिली खड़ी बोली, इनको क्या कहते हैं, सद्दुकड़ी भाषा कहते हैं। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। जो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। तो मधुमालती का, चित्रावली का, इंद्रावती का, या हंस जोहारी का है। तो भाई चित्रावली का क्या है, ये नायक रहेगा सुजान कुमार भाई। और ये जो चित्रावली है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एक रचना है। और किसकी है, ये उस्मान की रचना है। किसकी है भाई, उस्मान की है। और 1613 ईस्वी में इसका ये प्रकाशित हुई थी। और जो चित्रावली रचना है ये एक सूफी प्रेमाख्यान काव्य रहेगा। ठीक है, मधुमालती किसकी है, मंजन की। ठीक है, इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद की। और हंस जाहिर किसकी है, कासिम शाह की है भाई। किसकी है, कासिम शाह की है। 8वां क्वेश्चन है, सखी हो श्याम रंग रंगी। क्या भाई, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पागी। क्या भाई, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है भाई। तो हित हरिवंश की है, मीराबाई की है, गदाधर भट्ट की है, जीव गोस्वामी की है। तो ये पंक्तियाँ भाई गदाधर भट्ट की रहेगी। बी ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्योंकि इसके ऑप्शन भाई अगले पेज पे हैं। तिये से सब जोबन मिले, भेद न जानो जात, प्रातः समय निशि घोष के, दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है भाई। ये पूछा, तिये से सब जोबन मिले। ठीक है भाई, क्या, तिये से सब जोबन मिले, भेद न जानो जात, प्रातः समय निशि घोष के, दुओ भाव दर्शात। ठीक है, तो इस दोहे में नायिका के किस अवस्था का वर्णन किया गया ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, सह सनाता, वह संधि, नवोड़ा, या मान मृदु। तो वह संधि नायिका का वर्णन इसमें किया गया है भाई। जब भाई बालपन और यौवन का मिलन होता है उस समय जो भाई संधि इसमें बताई गई है वो वह संधि बताई गई है, यानी नायिका का ये रूप क्या है, बताया गया है। ठीक है, ये था ना अवस्था, नायिका की अवस्था ये बताई गई है, वह संधि। अगला क्वेश्चन है, जगत जनाओ जिहि सकल, सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाए। क्या भाई, जगत जनाओ जिहि सकल, सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार रहेगा भाई। दृष्टांत है, उदाहरण है, उपमा है,
या प्रति वस्तुपमा है। तो उदाहरण अलंकार इसमें रहेगा। जगत जनायो जी सकल सो हरि जानो नाही, जो आँखी सम देखिए आँखी देखी न जाए। तो इसमें क्या है भाई, उदाहरण अलंकार रहेगा। और जो भी ये दोहा दिया गया है ये बिहारी जी का दोहा है। ठीक है, कई बार काव्य पंक्तियाँ पूछ ली जाती है तो बिहारी जी की है। अगला क्वेश्चन है 11वां। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा है भाई उसका विकास, ठीक है, जो उनका विकास हुआ, प्रतिभा का विकास हुआ मैथिली शरण गुप्त जी की, वह सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है, ये हमें बताना है। तो नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, मुक्तकार के रूप में। तो इनमें से भाई किसी के रूप में भी देखने को नहीं मिलता। आप सभी को पता, जो मैथिली शरण गुप्त जी है उसको क्या है, राष्ट्र कवि की पदवी दी गई थी। ठीक है, राष्ट्र कवि की पदवी दी गई थी, इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, और ये पदवी कब मिली थी, जब इन्होंने भारत भारती कृति लिखी थी। ठीक है, 1912 ईस्वी में, तब महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत है एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है। तो भाई आप सभी को ये तो पता चल गया भाई ये पंक्तियाँ किन की है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर के काव्य से ली गई है। ठीक है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत है एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य की पंक्तियाँ है भाई। तो हमें बताना है ये किस काव्य से ली गई है। तो रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम। तो ये चारों के चारों काव्य किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर के हैं। ठीक है, तो ये किससे ली गई है, कुरुक्षेत्र से ये पंक्तियाँ ली गई है भाई। किससे ली गई है, कुरुक्षेत्र से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर साप, ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से है। क्या भाई, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर साप। ठीक है, तो ये भाई किसकी पंक्तियाँ, ये अज्ञे जी की पंक्तियाँ अज्ञे जी की कविता से ली गई है। ठीक है, तो पहचान, साप, हरी घास पर सनबन या हवाई अड्डे पर विदा। तो ये चारों की चारों भाई कविताएं किसकी है, ये अज्ञे जी की है। पहचान भी, साप भी, हरी घास पर सनबन और हवाई अड्डे पर विदा। तो ये जो पंक्तियाँ वो किससे ली गई है, हवाई अड्डे पर विदा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भाई, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। जो ठंडा लोहा है, ठीक है, वो कविता संग्रह किसका है वो हमें बताना है। तो धर्मवीर भारती का, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर का, श्वेसल दया सक्सेना का। तो धर्मवीर भारती का ये कविता संग्रह रहेगा। कौन सा, ठंडा लोहा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनका एक और है, बंद गली का आखिरी मकान। क्या भाई, बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, और मुर्दों का गाँव भी है इनका। और भाई इनका फेमस क्या है, फेमस जो महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है वो कौन कौन से, जो काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। और इनका एक निबंध है धर्मवीर भारती का, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठेले पर हिमालय। क्या भाई, ठेले पर हिमालय। और नाटक कौन सा इनका जो काफ़ी बार पूछा गया है, अंधा युग। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है भाई। ये क्या है, एक नाटक है और पद्य में है। अगला क्वेश्चन है भाई, 19वीं शताब्दी
कि मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है भाई, ये हमें बताना है। तो देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक या भाग्यवती। तो देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज का इसमें जीवन चरित्र किया गया है देवरानी जेठानी की कहानी में। और ये किसकी है, ये गौरी दत्त की है, पंडित गौरी दत्त की ये कहानी रहेगी। और इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी माना गया है, ठीक है। और ये भाई हिंदी का पहला उपन्यास होने का की श्रेय में आता है। देवरानी जेठानी की कहानी, इसको पहला उपन्यास भी माना गया है भाई। और रानी केतकी की कहानी किसकी, इंसाल्लाह खां की। और भाग्यवती किसकी है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। मैं काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन आप कोई भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करो। अगला क्वेश्चन है 16वां। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया भाई। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण, क्या भाई कामकुंठा की शिकार क्या है, एक स्त्री है, उसके चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। जिंदगीनामा में, अनित्य में, शेष यात्रा में, सूरजमुखी अंधेरे के। तो सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में क्या है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का वर्णन किया गया है। और भाई ये किसका उपन्यास है, ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। किसका है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास रहेगा भाई, ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के। और जो जिंदगीनामा है ये भी कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। इसके साथ साथ दिलो दानिश भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ये भी कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। समय सरगम भी काफ़ी बार पूछा गया है, समय सरगम ये भी कृष्णा सोबती जी का उपन्यास रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला भाई कौन सा नाटक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। तो रक्षाबंधन क्या है, नाटक क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला क्या है नाटक। और ये किसका है, ये हरिकृष्ण प्रेमी जी का रहेगा, हरिकृष्ण प्रेमी जी का ये रहेगा भाई। और नील देवी किसका है, हरिश्चंद्र जी का। सिंदूर की होली किसका है, लक्ष्मी नारायण जी का है भाई। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक शेमी सवरकृत चंडकौशिक के आधार पर लिखा गया है। शेमी सवरकृत चंडकौशिक के आधार पर लिखा गया कौन सा भी नाटक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो सत्य हरिश्चंद्र, वेद की हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषमोषधम और श्री चंद्रावली, ये चारों के चारों नाटक भी किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ये रहेंगे, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सत्य हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उनका शेमी सवरकृत चंडकौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है सत्य हरिश्चंद्र भाई। कौन सा नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र है। और जो सत्य हरिश्चंद्र है इसमें भाई सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की कथा इसमें आई हुई है। और इसके अंक भाई काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है इसके अंक पूछे जाते हैं काफ़ी बार, ठीक है। तो इसके अंकों में मैं आपको बता देती हूँ। प्रथम अंक में भाई अगर किसी बच्चे को लिखना, आप लिख लेना, पेपर में पूछे जाते हैं। प्रथम अंक में इंद्र सभा है, क्या है भाई, इंद्र सभा है प्रथम अंक में, ठीक है। और जो द्वितीय अंक है यानी दूसरा अंक है, द्वितीय अंक में है भाई हरिश्चंद्र की सभा, किसकी है, हरिश्चंद्र की सभा है द्वितीय अंक में। और जो तृतीय अंक में है भाई यानी तीसरे अंक में, तृतीय अंक में है काशी में विक्रय, क्या भाई, काशी में विक्रय, ठीक है। जीव हरिश्चंद्र को भी बेच दिया जाता है, उसके पुत्र को भी और उसकी पत्नी को भी।
ठीक है। और चतुर्थ अंक में है यानी चौथे अंक में है शमशान। क्या है भाई? शमशान। तो ये अंक पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना या कहीं पर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है 19वां, अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? जो अर्थोपेक्षक है भाई उसके कितने प्रकार होते हैं ये हमें बताना है। तो 5, 6, 7, 8, तो 5 प्रकार होते हैं अर्थोपेक्षक के। ठीक है। और ये भरत मुनि के 10 रूपक में लिखा गया है। ठीक है। और ये नाटक का ही, ठीक है, जो नाटक है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं अर्थोपेक्षक। और कौन कौन से होते हैं 5? तो लिख लेना ये भी। विषकंभ भाई। ठीक है। परिवेशक, चूलिका, अंकमुख और अंकावतार भाई। ये 5 अर्थोपेक्षक होते हैं। अगला है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? ये हमें बताना भी मैथ्यू आर्नल्ड की कौन सी रचना इनमें से नहीं है। तो कल्चर एंड अनार्की ये तो मैथ्यू आर्नल्ड की है भाई। लिटरेचर एंड ड्रामा ये भी है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेज ये भी मैथ्यू आर्नल्ड की है। लेकिन द कॉकटेल पार्टी ये मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है। तो किसके है ये है भाई टी.एस. इलियट की। किसके? टी.एस. इलियट की है भी ये रचना। और रचना क्या है? ये एक नाटक है भाई। क्या है ये भाई? नाटक है द कॉकटेल पार्टी भाई। अगला क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना। किसके अकॉर्डिंग बताना भी? रामवृक्ष बेनीपुरी के अकॉर्डिंग हमें बताना भी। जिस प्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति की रचनाओं को मानते हैं वो अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले भी कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। तो इसके अकॉर्डिंग भाई क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति की रचनाओं को मानते हैं। ठीक है। पहले कीर्ति पताका को मानते हैं, उसके बाद भू परिक्रमा का, फिर पुरुष परीक्षा को, फिर कीर्ति पताका को, यानी कीर्तिलता पहले मानते हैं। ये आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। और फिर भू परिक्रमा मानते हैं, फिर पुरुष परीक्षा, फिर कीर्ति पताका। और ये चारों की चारों रचनाएं किसके? विद्यापति जी की रहेगी। अगला क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, कवि दे रखे और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं जो भिखारी दास है, ठीक है, उनका रचना काल के अकॉर्डिंग पूछा है। जब इन्होंने रचना स्टार्ट की थी उसके अकॉर्डिंग पूछा है। तो संवत में बता रही हूँ 1785। और मैंने कल आपको बताया था संवत में से अगर 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी में ये आ जाएंगे। ठीक है। तो संवत 1785। ठीक है। और चिंतामणि का भाई, चिंतामणि का रचना काल माना है 1700। और देव का माना है भाई 1730। और जसवंत का कब माना? 1746। ठीक है। ये संवत में है भाई। और ये रचना काल के अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है। तो सबसे पहले चिंतामणि आएगा, चिंतामणि जी आएंगे। तो चिंतामणि 2 में है इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे। चिंतामणि, फिर 1330 देव। ठीक है। फिर भाई 1746 जसवंत सिंह। तो भाई बाद में आएंगे, इसमें एक गलत लिख रहा, 1746 नहीं 1785 इसका आएगा। ठीक है। तो भाई हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। लास्ट में भिखारी दास जी आएंगे। एक मिनट भाई रुको, दोबारा से देखते हैं इसको। भिखारी दास मैंने कब बताया था? 1785 ईस्वी बताया था। ठीक है। चिंतामणि 1700 बताया था। ठीक है। तो पहले 1700 आ गया। फिर मैंने देव बताया था आपको 1700। देव बताया था कब? 1730। ठीक है। और महाराजा जसवंत सिंह बताए थे 1746। ठीक है। तो ये ही गलत है। तो पहले तो 1730 जसवंत सिंह आ गए और 1746 देव आएंगे। ठीक है। तो अब चिंतामणि पहले आएंगे 1700, फिर 1746 जसवंत,
1730 जसवंत देव 1746 और भिखारी दास कितने थे 1785 संवत। भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना। तो किसकी पूछिए भाई, श्रीधर पाठक की रचनाएं पूछिए, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। शांत पथिक, उजड़ग्राम, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन, तो ये हमें बतानी है भाई। तो देखते हैं इनकी रचनाएं। तो सबसे पहले एकांतवासी योगी आएगा। ठीक है, और ये तीनों रचनाएं हैं जो शांत पथिक, उजड़ग्राम में एकांतवासी योगी है, ये इनके क्या है भाई, जो इन्होंने अनुवाद किए थे वो है ये। तो सबसे पहले एकांतवासी योगी का किया था, फिर उजड़ग्राम का किया था, फिर शांत पथिक का किया था भाई। ठीक है, तो एकांतवासी योगी 1886 में इसका किया था भाई, उजड़ग्राम का 1889 और पथिक का 1902 में। और ये भाई 1900 के बाद की रचना रहेगी सांध्य अटन। इसका मुझे प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, मैंने बुकों में भी देखा, अगर किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, लेकिन ये 1900 के बाद की रचना है। ठीक है, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हैं, और आप सभी को पता है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है, 4 स्तंभों में से क्या है भाई, एक है। ठीक है, तो देखते हैं। गीतिका, गीतिका का भी प्रकाशन वर्ष 1936 रहेगा। ठीक है, जो अनिमा है, ठीक है, अनिमा 1943, और जो अर्चना है भाई 1950, और आराधना 1953। ठीक है, ये निराला जी की कविताएं हैं। ठीक है, तो इनका भाई ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 1936 में आएगा गीतिका, अनिमा 1943 में, अर्चना 1950 में, और आराधना 1953 में। ठीक है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। तो देखते हैं। अंधा कुआं, ठीक है, पहला है अंधा कुआं, ये 1956 की रचना है। और किसकी है भाई, किसकी रचना, ये 1956 की रचना है। और किसकी है, लक्ष्मी नारायण लाल की है अंधा कुआं। एक तारे की आँख, क्या भाई, एक तारे की आँख, ये है 1980 की। और किसकी है, मणि मधुकर की है। फिर बकरी, ठीक है, ये एक नाटक है, ये 1974 का है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक 1991 का, और ये सभी नाटक ही है भाई। ठीक है, जबकि यहाँ नाटक है, अंधा कुआं भी नाटक है, एक तारे की आँख भी नाटक है, बकरी भी नाटक है, कोर्ट मार्शल भी है। ठीक है, अंधा कुआं, चलो पहले देखते हैं पहला कौन सा आएगा। तो 1900 पहले क्या आएगा, अंधा कुआं आएगा भाई 1956, फिर बकरी 1974, एक तारे की आँख 1980, कोर्ट मार्शल 1991। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अंधा कुआं किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। बकरी किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक तारे की आँख किसका बताया मैंने, मणि मधुकर का है। और कोर्ट मार्शल किसका नाटक है, स्वदेश दीपक का है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। किसके अकॉर्डिंग, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग हमें निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। तो परीक्षा गुरु भाई 1882 में प्रकाशित हुआ था, भाग्यवती 1877 में, वामा शिक्षक 1872 में भाई, और रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खान का जो है 1803 में है। तो सबसे पहले रानी केतकी की कहानी आएगा, 2 में है। फिर 1803, फिर भाई 1803 के बाद आएगा परीक्षा गुरु 1882। नहीं भाई, 1882 कैसे आएगा, वामा शिक्षक आएगा, फिर 1872, फिर भाग्यवती 1877, फिर 1882 परीक्षा गुरु, लास्ट में परीक्षा गुरु आएगा
यानी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है अपना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना। भी आलोचना ग्रंथ दे रखे, इनका सही अनुक्रम हमें बताना। तो देखते हैं, पहले है वाद विवाद, अधूरे साक्षात्कार, कमायने एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो वाद विवाद, जो भाई वाद विवाद और संवाद है, ये 1989 का है और किसका है, नामवर सिंह का है। अधूरे साक्षात्कार, जो अधूरे साक्षात्कार है भाई, ये किसका, नेमीचंद्र जैन का है, 1965 ईस्वी की रचना रहेगी। और कमायने एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध का है, किसका, गजानन माधव मुक्तिबोध का, 1973 का भाई। ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये 1954 का और सिद्धांत सिंह चौहान का है। ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो पहले क्या आएगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आएगा 1954। ठीक है, किसका, सिद्धांत सिंह चौहान का। फिर कमायने एक पुनर्विचार 1973, इसका मुक्तिबोध जी का है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जी का है, 1965। वाद विवाद और संवाद, ये है नामवर सिंह का, 1989। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्यिक चिंतकों का पूर्वापरव अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम बताना है हमने। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो अरस्तु आएंगे, आप सभी को पता है क्या है, सबसे पहले अरस्तु आएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, अरस्तु आएंगे, फिर कोलरिज, फिर मैथोनर, फिर टी.एस. इलियट। अगला क्वेश्चन है 29वां, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम। भाई जो भरत मुनि हैं, उनके अनुसार जो नाट्य वृत्तियाँ हैं हमारी, उनका सही अनुक्रम हमें बताना। तो ये हमारी नाट्य वृत्तियाँ भारती, आर्यभट्टी, केसकी, सात्यवती। तो ये हमारी क्या है, नाट्य वृत्तियाँ हैं। ठीक है, वृत्तियाँ हैं, नाट्य वृत्तियाँ। तो इसके अकॉर्डिंग भी सबसे पहले आएगी भारती, सी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर सात्यवती, केसकी, आर्यभट्टी। ठीक है, ये हमारी नाट्य वृत्तियाँ हैं और ये भरत मुनि जी के अनुसार हैं। इनका क्रम रहेगा भारती, सात्यवती, केसकी, आर्यभट्टी। ये भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है 30वां, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई इन आलोचकों में आप सभी को पता है कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, रामचंद्र शुक्ल जी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। सबसे पहले आलोचक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे भाई, 1884 इनका जन्म है। फिर नंद दुलारे वाजपेयी 1906 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा का 1912 में हुआ भाई, और जो नगेंद्र जी इनका 1915 में भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलान करना। अभी काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है, और कवियों के साथ इनका क्या करना है, मिलान हमें करना है। तो हो सब कबिन केरी पछ लगा, क्या भी हो सब कबिन केरी पछ लगा। तो ये किसका है, ये जायसी जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, एक का दो हो गया भाई। फिर कवित विवेक एक नहीं मोरे, क्या भाई, कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये है भाई तुलसीदास की पंक्तियाँ। तो भाई बी का 4 हो गया। प्रभु जी हो पतिन को टीको, क्या भाई, प्रभु जी हो पतितन को टीको। तो ये किसका रहेगा भाई, ये सूरदास जी की पंक्तियाँ रहेगी। ठीक है, तो सी का 5 हो गया। डी है हमारे पास, अब तो अजपा जपो मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि गद्रव है जाके चेरे। तो ये किसकी रहेगी, मुलुकदास की पंक्तियाँ रहेगी। तो डी का 3 भाई, ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 5 हो गया, डी का 3 हो गया भाई। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 3। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। 32वां क्वेश्चन है, राउल बेल किसकी है, रोड़ा कवि के, रोड नहीं, रोड़ा कवि है।
ठीक है, ए का 4 हो गया भाई। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है भाई। तो बी का 5 हो गया। चंद्रबाला रास किसकी है? आसगु कवि की है भाई। तो एक सी का 1 हो गया। और योगचर्या किसकी है? ये है डोम्बिपा की। किसकी है? डोम्बिपा की है। तो भाई डी का 2 हो गया। तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 5 भाई। ए का 4, बी का 5, सी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी का 1, डी का 2। अगला क्वेश्चन हमारा 33वां भाई। तो 33वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, काव्य कृतियों के साथ हमको क्या करना, उसको सुमेलित करना। तो करते हैं। सियाराम शरण गुप्त, जो सियाराम शरण गुप्त जी है, इनकी है मौर्य विजय। क्या है इनकी कृति का नाम? मौर्य विजय। और बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी है, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कौन सी कृति है? विप्लव गायन। विप्लव गायन है भाई। तो बी का 4 हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इनकी है राखी की चुनौती। क्या है भाई? राखी की चुनौती। ये किसकी है? सुभद्रा कुमार चौहान जी की काव्य कृति है। तो सी का 2 हो गया। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, इनकी है राष्ट्रीय तरंग। क्या है भाई? राष्ट्रीय तरंग। तो डी का 3 हो गया। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। ए का 1, बी का 4 हो गया भाई। ए का 1, बी का 4, सी ऑप्शन अपना ठीक है। और सी का 2, डी का 3 भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। भाई काव्य पंक्तियां दे रखी है और कवियों के साथ हमको क्या करना है? इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये भी अज्ञे जी का है। ठीक है, किसका है? अज्ञे जी की ये काव्य पंक्तियां रहेगी। तो ए का 5 हो गया। अगली पंक्तियां हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। ठीक है, ये मुक्ति बोध की पंक्तियां रहेगी। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित में, मन में साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती की रहेगी भाई पंक्तियां। डी है। मैं उनका आदर्श जो व्यर्था न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये है दिनकर जी की। तो ए का 5 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ए का 5, बी का 1। ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया। ए ऑप्शन अपना ठीक है। सी का 4, डी का 2। अगला क्वेश्चन है 35वां। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं। मधुलिका किसकी है भाई रचना? मधुलिका है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है मधुलिका भाई। तो ए का 3। प्रभात फेरी, जो प्रभात फेरी है, ये किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। तो बी का 5 हो गया भाई, 4 हो गया, सॉरी, बी का 4। और प्रणभंग, जो प्रणभंग है, ठीक है, प्राणभंग आएंगे भी, प्रणभंग नहीं आएगा, प्राणभंग आएंगे यहाँ पे। प्राणभंग है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रहेगी। तो सी का 5 भाई। और काठमांडू की पहली सांझ, काठमांडू की पहली सांझ, ये किसके? शिव मंगल सिंह सुमन की भाई। ठीक है, तो डी का 1। तो ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1। ए का 3, बी का 4। ए का 3 हो गया भाई, बी का 4, सी का 5, डी का 1। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित करना। अभी उपन्यास दे रखे और उनकी विषय वस्तु है, उनके साथ हमको क्या करना? सुमेलित करना है। तो करते हैं। 36वां क्वेश्चन है अपना। अपना मोर्चा, जो अपना मोर्चा है वो क्या? एक छात्र आंदोलन है इस उपन्यास के अंदर भी। क्या है इसके अंदर? छात्र आंदोलन है।
मुझे चांद चाहिए। ठीक है, रंगमंच और सिनेमा संसार है इसमें। क्या भाई, रंगमंच और सिनेमा संसार है इस उपन्यास के अंदर। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। दिलो दानिश, इसमें मुस्लिम संस्कृति जो है इसका चित्र किया गया इस उपन्यास में। अनाम दास का पोथा, तो सी का 4 हो गया। अनाम दास का पोथा, इसमें भी औपनिषेदिक आख्यान है। औपनिषेदिक क्या है, आख्यान है अनाम दास का पोथा में। तो डी का 1 हो गया। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ए का 2, बी का 3, ए का 2 हो गया भाई, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नाटकों को क्या है, पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। मालविका, मालविका किस नाटक की पात्रा है? ये है भाई चंद्रगुप्त नाटक की। और चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का रहेगा। तो ए का 3 भाई। मल्लिका, यह आषाढ़ का एक दिन इसकी पात्रा है, यानी बी का 5। और आषाढ़ का एक दिन किसका? मोहन राकेश जी का नाटक है। बेनुरति, क्या भी बेनुरति, ये किसका? बेनुरति भाई किस नाटक की रहेगी? सूर्यमुखी। किसकी है? सूर्यमुखी। सूर्यमरण है भाई, ये सूर्यमुख नहीं है, सूर्यमरण। ठीक है, इस नाटक की पात्रा रहेगी बेनुरति। ठीक है, और ये किसका नाटक रहेगा? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक रहेगा भाई। और जो देवयानी है ये देहांतर की रहेगी। ठीक है, और देहांतर किसका? नंद किशोर का है। किसका है? नंद किशोर का है भी। तो डी का 2। तो ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, ए ऑप्शन ठीक है। सी का 1, डी का 2। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है अपनी क्लास का। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना। भाई आलोचना ग्रंथ दे रखे हैं और आलोचकों के साथ क्या करना? आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं। साहित्य क्यों, जो साहित्य क्यों है ये किसका भी आलोचना ग्रंथ है? तो ये है विजय देवनारायण शाही का है भाई। तो ए का 4 हो गया। भाषा और संवेदना, जो भाषा और संवेदना ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो बी का 5 हो गया। लोकवादी तुलसीदास, ये है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। सी का 1 हो गया। कविता की तीसरी आंख, जो कविता की तीसरी आंख है वो किसका है भाई? वो भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही रहेगा। नहीं भाई, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नहीं है, ये है हमारे प्रभाकर श्रोत्रिय जी का। ठीक है, तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो ग्रंथ देखते हैं। रस मीमांसा किसके? रामचंद्र शुक्ल जी के। काफ़ी बार भाई पेपरों में आया है ये। ठीक है, मैंने आपको पता है 36 पेपर आपको करवा दिए, आज से 29वां करवाने लग रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। रस मीमांसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ए का 3 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो बी का 5 हो गया। निराला की साहित्य साधना, ये है रामविलास शर्मा का। किसका? रामविलास शर्मा जी की है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, ये है नंद दुलारे वाजपेयी। क्या भाई? आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। डी का 2। ए का 3 भाई, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 5, ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना। भाई उक्तियाँ दे रखी है और आचार्यों के साथ हमको क्या करना? सुमेलित करना है। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य रहेंगे भैया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसमें कट गया है। ठीक है, तो मैं अपने आप आपको बता दूंगी यहाँ पे क्या आएगा। तो पहला है शब्दार्थों साहित्य काव्यम। क्या भी? शब्दार्थों साहित्य काव्यम, ये किसकी है? भामा जी की है। तो ए का 4। वाक्य रसात्मक काव्य, जो वाक्य रसात्मक काव्यम है
वो किसके है? विश्वनाथ के। यहाँ पे विश्वनाथ जी आने थे। ठीक है, विश्वनाथ जी की हैं। तो बी का 5 हो गया भाई। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, जो रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम है वो किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। तो सी का 1 हो गया। डी है तदोषो शब्दार्थो सगुणाम लंकृत पुनः कयापी। ठीक है, पुनः कयापी किसका? ये है मम्मट जी का। तो डी का 2 हो गया। तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 5। ए का 4 हो गया भाई, बी का 5 हो गया, सी का 1, डी का 2। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगली क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है भाई 41 से लेके 45 तक। ठीक है, वो हमें क्या है करने हैं। तो देखते हैं, इसको भी हम करते हैं भाई। तो करते हैं, देखते हैं। रीतिकाल में स्थापना है। रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोग श्रृंगार से ओतप्रोत था। क्या भाई? रीतिकाल में जो जनसाधारण था उसका जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से क्या था? ओतप्रोत था। ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? गलत है भाई। तर्क है इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। ये भी क्या है? गलत है। तो ए भी गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो हमारा भी बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 42वां। ठीक है, 42वां क्वेश्चन हम देखेंगे। स्थापना है साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंब और प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल ठीक है भाई। क्या भाई? साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंब और प्रतिनिधित्व करती है। ये बिल्कुल सही है। तर्क है चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। यानी ए भी सही है और आर भी सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला 43वां क्वेश्चन है। स्थापना देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है और इसकी स्थापना देखते हैं भाई। बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। जो बिंब है वो अतीन्द्रिय होते हैं। ठीक है, जो बिंब है अतीन्द्रिय होते हैं। तो ठीक है ये, क्योंकि उसमें ऐन्द्रियकता का होना अनिवार्य है। क्या भी? ऐन्द्रियकता का होना अनिवार्य है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 44वां क्वेश्चन है भाई अपनी क्लास का। स्थापना है 44वां क्वेश्चन है हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। ये बिल्कुल गलत है। कोई सहृदय, क्या पता कोई सहृदय है या नहीं, क्या पता कोई सामाजिक है या नहीं। तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया जाता। ये बिल्कुल ठीक है। तो ए सही है, सॉरी ए गलत है और आर सही है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 45वां क्वेश्चन है भाई। 45वां क्वेश्चन है रस कार्य यानी कारणजय रूप वस्तु नहीं। भाई रस कार्य रूप वस्तु नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह तो विभावादि संवालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। ये भी ठीक है भाई, दोनों ही ठीक है। तो दोनों ही ठीक भाई, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी एक अवतरण दे रखा है। ठीक है, एक अवतरण दे रखा है और उसके क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पढ़ते हैं अवतरण को। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। क्या भाई? जो शासन की पहुंच है वो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक भी होती है। उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। क्या भाई? मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति की जागृति रखने वाली शक्ति कविता है। क्या भाई? जो भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति या निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति क्या है? कविता है भाई। ठीक है,
इनकी सच्ची क्या बताई, कविता बताई। जो भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति का क्या नाम दिया गया, कविता दिया गया। जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है, क्या भाई, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है, कौन, कविता भाई। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, क्या भाई, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ठीक है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है, क्या भाई, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है, किसके भीतर भी, कविता के। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है भाई, अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रगात्मकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुलम वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा, क्या भी, वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचने के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन है। ठीक है, कविता की गति कहाँ तक होती है, कहाँ तक होती है भाई, मैंने अभी पीछे आपको बताया। और जो ये अवतरण है, जो गद्यांश है, ये पहले भी पेपर में आया हुआ है, जो मैं आपको पेपर करवाने लग रही हूँ उसमें पहले भी आया है भैया। तो निर्वृत्ति के मूल तक, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक नहीं, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक है भाई। ये कविता की गति कहाँ तक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। अगला 47वां क्वेश्चन है, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है। जो व्यापक मंगल भाव है उसका संगम कहाँ दिखाई पड़ता है, शासन में, भक्ति में, धर्म में, कविता में। तो भक्ति में दिखाई पड़ता है, भी ऑप्शन ठीक है। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है। जो जीवन है उसमें स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है, रागात्मक प्रवृत्ति के प्रसार से, सुख और आनंद में, प्रकृति के सौंदर्य में, या आत्म मंगल में भाई। तो भाई किसमें है, प्रकृति के सौंदर्य में। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है। जो मनुष्य है वो जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, ये हमें बताना है। तो मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से। ये ऑप्शन अपना ठीक है कि भाई मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से बन सकता है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। काव्य योग की साधना से आशय है, क्या भाई, काव्य योग की साधना से क्या आशय है। ठीक है, व्यक्तिक सुख दुख, प्रकृति प्रेम, लोक मंगल, रसात्मक अनुभूति। तो प्रकृति प्रेम, ठीक है, ये इसका आशय है काव्य योग की साधना से। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप उसका आंसर बिल्कुल नहीं देते, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया कीजिए भाई। ठीक है, और भाई मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें भाई। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप किस पेपर की तैयारी करने लग रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूँगी भाई। ठीक है, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF शेयर करती रहती हूँ। और भी मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।